तो दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 11 भाग 1 नामा के मूल तत्व। तो दोस्तों आज हम चैप्टर की बात करेंगे। तो चैप्टर है 4 नंबर। तो 4 नंबर का जो चैप्टर है जिसके अंदर हमें सिर्फ रोज नामचा लिखने होते हैं। रोज नामचा यानी जनरल, यानी कि दोस्तों हमारे धंधे में जब हम धंधा स्टार्ट करते तो हमारे धंधे में असंख्य व्यवहार होते हैं और ऐसे असंख्य व्यवहारों को हम मौखिक रूप से याद नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में हमारे धंधे में जितने भी व्यवहार होते तो उसकी हमें लिखित असर रखनी होती है और इन सारी लिखित असरों को जब सबसे पहली बार लिखा जाता है तो वो रोज नामचा की बही में लिखा जाता है। यानी हमारे धंधे में सबसे महत्वपूर्ण जो बही है वो रोज नामचा की बही है। जैसे यहां पे देखो दोस्तों दिया गया प्रस्तावना में, और रोज नामचा में जितने भी व्यवहारों की एंट्री की जाती है वो सारे के सारे आर्थिक व्यवहार होने चाहिए। यानी आर्थिक व्यवहार यानी कैसे व्यवहार कि जितने भी जिसका मूल्य रुपयों में आंका जा सके, जिसका मूल्य रुपयों में आंका जा सके यानी रुपयों में हो सके, व्यवहार रुपयों में हो, उससे आर्थिक व्यवहार कहेंगे। तो सबसे पहले व्यापार, धंधा और उद्योग में प्रतिदिन अनेक आर्थिक व्यवहार होते हैं। कई व्यापारी इन आर्थिक हिसाबी व्यवहारों को सरलता से याद रखने के लिए तुरंत कच्ची टिप्पणी में उसका लिखा करता है जिससे कोई भी आर्थिक व्यवहार लिखने से भूला नहीं जाए। यानी आप किसी भी यानी अनाज की दुकान पर जाओ तो आपको ना एक लंबा बराबर और रेड कलर का एक कच्ची टिप्पणी वाला यानी बही मिलेगी। एक कच्ची टिप्पणी वाली रेड कलर की आपको बही मिलेगी। तो धंधे में जितने भी व्यवहार होते हैं, कितने ग्राहक हमें रुपये दे के चले जाते हैं और कितने ग्राहक यानी व्यापारी को हमें रुपये चुकाने होते हैं। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो आधी रकम देते हैं और आधी रकम बाकी रख के जाते हैं, और हम भी ऐसे ही व्यापारी को आधी रकम चुकाते हैं और आधी रकम बाकी भी होती है। तो ऐसे जितने भी व्यवहार होते हैं, या तो फिर माल परत आए या फिर खरीदा माल वापस किया हमने, तो जितने भी व्यवहारों की एक छोटी सी टिप्पणी लिखी जाती है उस बही में, बराबर, यानी कच्ची टिप्पणी वाली बही में उसका लेखा किया जाता है। यानी जितने भी व्यवहार हो जिससे कोई भी आर्थिक व्यवहार लिखने से भूला नहीं जाए, इस कच्ची टिप्पणी पर से व्यापारी नामा लिखते हैं। इस कच्ची टिप्पणी पर से व्यापारी लोग क्या करते हैं, नामा लिखते हैं। जबकि कोई व्यापारी कच्ची टिप्पणी रखने के बदले में सीधा वाउचर से नामा लिखते हैं। यानी सीधा वाउचर से नामा, यानी दोस्तों आप जानते हो जो वाउचर यानी बिल होता है और बिल के नीचे कार्बन होता है, कार्बन के नीचे और एक कॉपी वाला पेज होता है। जैसे ही आप बिल बनाते हो तो वो कार्बन के कारण नीचे छप जाता है, तो वो वैसे व्यवहार है, बराबर। तो डायरेक्ट हम कच्ची टिप्पणी नहीं रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप कच्ची टिप्पणी नहीं रख सकते तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर से यानी वाउचर यानी बिल के ऊपर से आप डायरेक्ट लेखा कर सकते हो। आगे दोहरी असर के सिद्धांतों के अनुसार, तो दोस्तों हमारी दोहरी असर 3 नियमों के आधार पर है।
तो तीनों तीन नियम मैंने दिवाली के पहले बताए थे और अभी भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखो। तो माल संपत्ति, माल संपत्ति से, माल संपत्ति यानी माल संपत्ति का नियम, माल संपत्ति या नकद आए तो उधार, और माल संपत्ति, माल संपत्ति या नकद जाए तो जमा। व्यक्तिगत खाते का नियम दोस्तों, व्यक्तिगत खाता का, माल संपत्ति खाता का नियम है ये, और व्यक्तिगत खाता का नियम तो लाभ लेने वाला उधार और लाभ देने वाला जमा किया जाएगा। और खर्च या उपज या आय से रिलेटेड यानी उपज यानी आय, खर्च खाता का नियम तो खर्च या नुकसान हो तो उधार, उपज या आय हो तो जमा। तो दोस्तों यहाँ पे दोहरी असर के 3 नियम मैंने बता दिए। तो दोहरी असर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक हिसाबी व्यवहार में कम से कम 2 खाते तो जुड़े होते हैं। जैसे आप कभी भी व्यवहार करो तो 2 व्यक्ति तो होते ही हैं, और 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति के साथ आप व्यवहार कर सकते हो, लेकिन आप सिंगल हो तो आप व्यवहार नहीं कर सकते। इन खातों का प्रकार निश्चित करके कौन सा खाता लाभ या बदला लेता है और कौन सा खाता लाभ या बदला देता है, यह निश्चित किया जाता है। उसके आधार पर खातों के नियमों का उपयोग करके कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा, यह निश्चित किया जाता है। इस प्रकार उधार जमा के नियम के आधार पर हिसाबी व्यवहार की नामा की प्रथम बही में लेखा करने की प्रक्रिया अर्थात रोजनामचा जनरल, इस प्रकार हिसाबी व्यवहार का प्रथम लेखा जिस बही में होता है उसे रोजनामचा या जनरल कहा जाता है, या तो फिर रोजनामचा की बही कही जाती है। तो रोजनामचा का अर्थ, रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव है, यानी सबसे पहला जो मूलभूत बही होती है वो कौन सी है, रोजनामचा की। यह ऐसी मूलभूत बही है जिसके आधार पर नामा पद्धति की बाकी बहियां चोपड़ा लिखी जाती है। जैसे जनरल शब्द किस पे से आया तो उसकी बात करेंगे यहाँ पे। फ्रेंच शब्द जर का अर्थ दिन होता है और उस पर से जनरल शब्द बना जिसका अर्थ धंधा के दैनिक व्यवहारों का लेखा। अंग्रेजी शब्द जनरल मूल लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ लेखा या डायरी होता है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों। तो रोजनामचा की बही मूलभूत या नींव की बही मानी गई है। तो यह नामा की ऐसी बही है जिसमें धंधा के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखी जाती है। इसके बाद कौन से खाते कितनी रकम उधार करनी या जमा करनी यह निश्चित करना होता है। व्यवहार संक्षिप्त विवरण सहित सर्वप्रथम लिखा जाता है। तो कच्ची टिप्पणी रफ बुक जिसे टांचन या टिप्पणी भी कहते हैं
उस पर से वाउचर के आधार पर हिसाबी व्यवहार रोज नामचा की बही में लिखे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि रोज नामचा की बही खाली जगह होती है तो मूलभूत बही होती है, और टाचन को यानी जो कच्ची टिप्पणी है उसको टाचन भी कहते हैं, और टाचन को कच्ची टिप्पणी भी कह सकते हैं। तो ये रोज नामचा की थियरी दोस्तों। अब हम उससे रिलेटेड व्यवहारों की बराबर रोज नामचा की एंट्री कैसे देते, रोज यानी रोज नामचा कैसे तैयार करते हैं, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड रोज नामचा देखेंगे और कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी सिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करूंगा अभी मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर है दोस्तों 59, और तारीख है 2/12/20। किसकी बही में लिखना है, तो प्रिया के रोज नामचे में लिखी है। निम्नलिखित व्यवहार प्रिया के रोज नामचे में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्री प्रिया की बही में रोज नामचा। तो दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हम तारीख, विवरण, खाता वही पृष्ठ। खाता वही पृष्ठ यानी हम जितने भी व्यवहार कौन से पेज पे लिख रहे हैं तो उसका नंबर होता है। और यहाँ पे लिखेंगे उधार रुपया और जमा रुपया। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि तारीख, विवरण, खाता वही पृष्ठ, उधार रुपया और जमा रुपया की हमने कॉलम बना दी है। अब हर एक व्यवहार की हम एंट्रियाँ देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 2014 मार्च 1, तो 2014 मार्च 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले तारीख में लिख देंगे 2014 मार्च 1। 5,000 का माल नकद खरीदा। तो दोस्तों, इन 3 नियमों के आधार पर बराबर माल खरीदा तो माल मिलकत नकद, आए तो उधार। माल खरीदने से माल आता है तो यहाँ पे लिखेंगे खरीद खाता। खरीद खाता उधार, खरीद खाता उधार। और खरीदने से नकद जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते का जमा। तो दोस्तों, रकम है 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,000 और 5,000। विवरण लिखेंगे यहाँ पे, विवरण यानी टूंक की समझूती या तो फिर कारण के ये व्यवहार किस कारण से हुआ, तो कैसे हुआ। तो 5,000 का माल नकद खरीदा, या तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो नकद माल खरीदा, नकद माल खरीदा, ऐसे रीजन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है तारीख 4।
8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने माल उधार खरीदा हुआ है। और किसके पास से खरीदा? तो नंदन के पास से। तो माल आ रहा है, यानी खरीदने से माल आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे खरीद खाता उधार। और देने वाला नंदन है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंदन खाता का, खाते का जमा। तो यहाँ पे आएगा 8,000 और 8,000। विवरण लिखेंगे दोस्तों, नंदन के पास से उधार माल खरीदा। उसके बाद तारीख 7, रुपया 4,000 का माल जिग्ना को बेचा, यानी ये उधार व्यवहार है और हमने जिग्ना को माल उधार बेचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिग्ना लेने वाली है, तो यहाँ पे जिग्ना खाता उधार और बिक्री खाते का जमा। तो दोस्तों यहाँ पे आएगी रकम 4,000 और 4,000। विवरण लिखेंगे, जिज्ञा को उधार माल का विक्रय किया। नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों तारीख 12, 200 कमीशन मिला। तो कमीशन मिला तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ खाता उधार, रोकड़ आए तो उधार, और कमीशन हमारी आवक है, तो आए यानी क्या होगा? जमा। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन खाता का, खाते का जमा। तो रकम है दोस्तों 200 और यहाँ पे लिखेंगे 200। उसके बाद है दोस्तों तारीख, यहाँ पे लिखेंगे विवरण के किस कारण से हमें नकद मिली। तो विवरण है कमीशन प्राप्त हुआ, आप इसे भी लिख सकते हो कमीशन मिला। अब उसके बाद है 150 मजूरी खर्च चुकाया। तो यहाँ पे तारीख दी गई है दोस्तों 15, मजूरी खर्च चुकाया। तो मजूरी खर्च चुकाने से रोकड़ जाएगी, तो जाएगी तो हम उसे क्या कर देंगे? जमा। और मजूरी खर्च हमारे लिए उधार होगा क्योंकि धंधे का खर्च है, तो लिखेंगे यहाँ पे मजूरी, मजदूरी खाता उधार और रोकड़ खाता का, रोकड़ खाते का जमा। तो दोस्तों यहाँ पे रकम है 150, 150। विवरण लिखेंगे हम दोस्तों, मजदूरी के चुकाए। अब दोस्तों इन सभी अंक का हम टोटल कर देंगे, तो 5,000, 8,000, 4,000, 200 और 150, तो 17,350। तो ये कुल योग हुआ 17,350।
उसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। या तो फिर स्वाध्याय में इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो वो कंप्लीट कर देंगे आज हम। तो दोस्तों देखो स्वाध्याय में दिया गया है इसी टाइप का एक क्वेश्चन, तो स्वाध्याय में क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे हम। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 102, 02/12/20। तारीख है आज की दोस्तों। तो प्राजल की बही में रोज नामचा लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे श्री प्राजल की बही में रोज नामचा, तारीख, विवरण, खाता वही पुष्ट, उधार रुपया, जमा रुपया। तो दोस्तों देखो अब यहाँ पे हम व्यवहार दिए गए, अगर यहाँ पे तारीख अगर नहीं दी जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रम। क्या लिख देंगे दोस्तों? क्रम। अब यहाँ पे तारीख नहीं है तो क्या लिख देंगे? क्रम। 10,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया, तो 10,000 नकद लाकर धंधा शुरू किया, तो धंधे में रोकड़ आए तो उधार, और माल मिलकर नकद। अगर धंधे का मालिक धंधे में लाता है तो वो पूंजी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 1 रोकड़, खाता, उधार, पूंजी, खाते का जमा। तो दोस्तों 10,000 लाकर धंधा प्रारंभ किया, तो विवरण में भी लिख देंगे हम यही चीज। विवरण रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। तारीख 2 5,000 का माल नकद खरीदा, तो खरीदने से माल आता है, तो धंधे में माल आया तो आए तो उधार, खरीद खाता उधार, और रोकड़ जाती है तो रोकड़ खाता का जमा, रोकड़ खाता का जमा। तो दोस्तों रोकड़ खाते का जमा कितना होगा? तो 5,000, और यहाँ पे भी लिखेंगे 5,000। तो विवरण लिखेंगे दोस्तों नकद माल खरीदा। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 8,000 का माल राजन के पास से साख पर खरीदा, तो 8,000 का माल हमने राजन के पास से साख पर खरीदा, तो माल खरीदा है इसके लिए राजन खाता उधार, सॉरी माल खरीदा है तो हम उससे क्या करेंगे? खरीद खाता उधार लिखेंगे, और देने वाला राजन है इसके लिए उसे हम क्या कर देंगे? जमा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों राजन के पास से साख पर माल खरीदा है, तो माल खरीदने से माल आता है, तो खरीद खाता उधार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों खरीद
खरीद खाता उधार और राजन खाता का खाते का जमा। तो दोस्तों रकम है 8,000। 8,000 विवरण लिखेंगे। राजन के पास से उधार माल खरीदा। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर का व्यवहार है। 2,000 का माल धर्मादा में दिया। तो हमने 2,000 का माल धर्मादा में दे दिया, यानी धर्मादा यानी दान करते, यानी किसी अनाथ आश्रम में या तो फिर किसी मंदिर में हम दान देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? धर्मादा। तो यहाँ पे लिखेंगे धर्मादा खर्च खाता उधार और खरीदा हुआ माल जा रहा है, यानी यहाँ पे लिखेंगे खरीद खाता का जमा। तो दोस्तों रकम होगी हमारे यहाँ पे 2,000 और 2,000। विवरण लिखेंगे धर्मादा में माल दिया। 5 तारीख शिवानी को 3,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया। अभी तो ऑर्डर दिया है, तो शिवानी को 3,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया है। इसके लिए कोई व्यवहार यानी माल की लेन देन या नकद की लेन देन कुछ हुई नहीं है। ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। इसके लिए ये बिन आर्थिक व्यवहार है। बिन आर्थिक व्यवहार है। उसके बाद दोस्तों शिवानी ने ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया, यानी शिवानी ने हमें माल भेज दिया है। तो लिखेंगे खरीद खाता उधार और शिवानी खाता का खाते का जमा। तो दोस्तों रकम होगी 3,000 और 3,000। यहाँ पे विवरण लिखेंगे शिवानी के पास से माल खरीदा। नेक्स्ट है दोस्तों 7 तारीख। तो जीवन बीमा प्रीमियम के भरे। तो जीवन बीमा प्रीमियम आहरण होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आहरण खाता उधार और रोकड़ खाता का जमा। तो दोस्तों यहाँ पे रकम होगी 2,500 और 2,500। विवरण लिखेंगे दोस्तों बीमा प्रीमियम के जीवन बीमा प्रीमियम यानी जीवन बीमा के चुकाए। अब दोस्तों इन सब का हम टोटल कर देंगे। दस 10,000, 5,000, 8,000, 2,000, 3,000 और 2,500, यानी 30,500 दोनों बाजू का टोटल होगा दोस्तों। कुल योग। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े डिफिकल्ट।